लगी हुई है, इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए बस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्विटर संदेश में कहा कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ बस हादसा बहुत दुखद है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और इस पूरी खबर पर बात करेंगे अपने संवाददाता अजीत द्विवेदी से। अजीत, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से हुई, कैसे ये दुर्घटना हो गई? इतने लोग बस में सवार थे, क्या बस ओवर क्राउडेड थी और किस तरह से ये दुर्घटना हुई? देखिए, आज तड़के ये हादसा हुआ है और बस में जो खबरें आई हैं उनके हिसाब से 50 से 55 जो है यात्री वो सवार थे। जो खबरें उनके मुताबिक करीब 40 लोगों ने टिकट कटवाया था, जो कि सीढ़ी से जो बस में सवार हुए थे। उसके अलावा करीब 10 से 15 लोग जो है वो बीच में चले थे, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे जिनको जाना था। तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 55 लोग जो थे ये इस बस में सवार थे, जो कि सीधी से सतना की ओर जा रही थी। और वहीं पर जब ये बाणसागर जो बांध है, जो कि बहुत विशाल बांध है, जो कि पूरे विंध्य क्षेत्र में जो है खेती के लिए पानी सप्लाई करता है, वहां पर और बड़ी बड़ी नहरें उसकी है, काफी गहरी नहरें हैं। उसके पास से जब ये गुजर रही थी तो अनियंत्रित होकर ये बस जो है ये नहर में समा गई और पूरी तरीके से ये बस डूब गई, जिस कारण से जो बहाव था बहुत तेज था नहर का, और पूरी तरह से डूब जाने के कारण जो है बस को बहुत देर तक बस दिखाई नहीं दी। जब बस को खोजा गया, जब बांध का पानी जब रोका गया मुख्यमंत्री के निर्देश पर, बाकी प्रशासन वहां पर पहुंचा उसके बाद, तो बस दिखाई दी। उसके बाद बस को जो है जो क्रेन और दूसरी जो मशीन है उसके माध्यम से जो है बस को बाहर निकाला गया। अभी तक जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से करीब 36 लोगों के शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। 7 लोगों ने जैसे ही बस डूबने लगी थी वैसे ही वो तैर के और स्थानीय लोगों की मदद से अपनी जान बचाई है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से ये बस जो है ये नहर में डूबी है और इस तरीके से जो बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हालांकि आशंका है कि जो मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो है आगे अभी सर्चिंग जारी है, जो कि कुछ लोगों के बहने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, जो कि नहर का बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज था और जिस कारण से जो एसडीआरएफ प्रशासनिक अमला जो वहां मौजूद है, उसके अलावा जो आसपास का जो कुछ 1-2 किलोमीटर का इलाका है, कुछ किलोमीटर का इलाका है, वहां तक भी सर्चिंग की जा रही है। वहां भी गोताखोर लगाए गए हैं कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो जीवित और बच जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। मृतकों की जो है संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक जो आंकड़ा है 36 लोगों के शव जो है वो निकाले जा चुके हैं। बस का अभी तक पूरी तरीके से देखिए बात सामने नहीं आई है आधिकारिक रूप से कि किस कारण से जो है बस इस नहर में गिरी है। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि बस जब गुजर रही थी तो वो अचानक से अनियंत्रित हो गई और इस कारण से जो है बस जो है नहर में गिरी है। हालांकि जैसे ही ये खबर मिली तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत प्रशासनिक अमले को एक्टिव कर दिया। तुरंत वहां पे पूरा प्रशासनिक अमला और मेडिकल अमला जो वहां पर पहुंच गया और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने भी सीधे 2 कैबिनेट के मंत्रियों को यहां से वहां पर पूरी राहत और बचाव कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां से रवाना किया है। 2 कैबिनेट मंत्री यहां से सीधे स्टेट हैंगर से वो सीधी पहुंच रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री लगातार पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। पूरे उन्होंने 5 लाख प्रति मृतक जो परिवार को देने की घोषणा की है। साथ ही अपने दोनों दिन के कार्यक्रम जो है आज और कल के सभी जो है कार्यक्रम थे वो उन्होंने निरस्त कर दिए हैं। ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक हादसा है। अब इस हादसे में किसकी लापरवाही थी, किस तरीके से ये हादसा हुआ, ये तो जब जांच होगी तब सामने आएगा। लेकिन फौरी तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि बस जो है वो अचानक से अनियंत्रित हुई और सीधे जाकर नहर में समा गई। जी, ये जांच का विषय है कि किस तरह से बस क्यों अनियंत्रित हुई और कैसे यह हादसा हुआ। फिलहाल इसके बारे में बाद में पता चल सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अजीत। तो बस अनियंत्रित हुई जिसमें ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी तक 36 शव बरामद किए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ये जानकारी दे रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कामराज नगर क्षेत्र से विधायक ए जॉन कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ए जॉन के इस्तीफे के साथ ही पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है। जॉन कुमार ने 2019 में कामराज नगर से उपचुनाव जीता था। उनके इस्तीफे से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ताकत 10 हो गई है। ए जॉन कुमार के अलावा 2 मंत्रियों ए नमशिवम और मल्लादी कृष्णा राव और एक विधायक ई थेप्पेंथन ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस को 3 डीएमके और 1 निर्दलीय का समर्थक है।
समर्थन है। पुडुचेरी की विधानसभा में 30 निर्वाचित सीटें हैं और 3 नामित सीटें हैं। विपक्ष में अखिल भारतीय NR कांग्रेस के 7 और अन्ना द्रमुक के 4 विधायक हैं। भाजपा के 3 नामित विधायक हैं। ए नमिस्विम और थेपयंथन भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस विधायक N धनवेलू को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसे में अब विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास 14-14 सीटें हैं। तो पुडुचेरी की सियासत पर बात करते हैं अपने संवाददाता आयशा खानम से। आयशा, एक बड़ी अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है जब एक विधायक के इस्तीफे के साथ में पार्टी जो है, सरकार, वो अल्पमत में आ गई और अब जो फिगर दिखता है वो 14-14 का दिखता है। किस करवट ऊंट बैठेगा? क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं प्रदेश में? जी देखिए निखिल, इस वक्त पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है और ये बैठक चल रही है और उसके बाद वो कांग्रेस विधायकों के साथ अपनी एक बैठक करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के पास इस वक्त बहुत विकल्प कम होने के चलते तमाम कांग्रेस के जो सदस्य हैं, इस वक्त 9 सदस्य हैं कांग्रेस के, तो ये तमाम लोग सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी की जा सकती है। तो ये बहुत ही मुमकिन रास्ता पुडुचेरी के मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि अब संख्या दोनों विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के पास संख्या बराबर है, 14 विधायक हैं दोनों तरफ, तो बीजेपी माफ कीजिएगा AIADMK और जो विधायक जो विपक्ष के विधायक हैं वो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। लेकिन क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है और विधानसभा वैसे भी औपचारिक रूप से भंग होना ही है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ये फैसला लें कि सामूहिक इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दें, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में अंदरूनी जो खटपट चल रही है वो चरम सीमा पर है। और ये भी सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 और कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अगर वी नारायण स्वामी को अपनी संख्या प्रूव करना भी पड़ता है तो बहुत ही खरीद फिरोख्त की हालत पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के पास बहुत कम विकल्प नजर आ रहे हैं और तमाम विधायक मिलकर सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ये एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि कल पुडुचेरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल उनका पुडुचेरी में पूरा दिन चुनाव से जुड़ा कार्यक्रम था और कल वो पुडुचेरी पहुंच रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के जो नाराज विधायक हैं वो पहले ही मुख्यमंत्री को अपनी नाराजगी जता चुके हैं और 3 और विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी सूरत में यही कहा जा सकता है कि अब बैठक के बाद वी नारायण स्वामी कोई बड़ा फैसला लेकर इसका ऐलान करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि 3 विधायक अभी भी शायद टूटने को तैयार है कांग्रेस से, तो ऐसे में विपक्ष शायद थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन वो चाहेगा कि चुनाव में जाने से पहले जो कांग्रेस को है वो सत्ता से बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए। और ऐसे में जब विपक्ष के पास ज़्यादा पावर या ज़्यादा नंबर हो जाएगी तो वो ज़रूर चाहेगा कि वो सत्ता पक्ष में आ सके। क्या कुछ इस तरह की भी गुणागणित आपको दिखाई पड़ती है? जी, विपक्ष की तरफ से ये लगातार सुबह से एक संकेत आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री को अपना बहुमत साबित करने के लिए चुनौती देंगे और राज्यपाल से बैठक भी करेंगे इस बारे में। लेकिन उससे पहले ये साफ हो गया है क्योंकि विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा लग चुका है कि कांग्रेस के पास अब विकल्प ज्यादा नहीं है और कांग्रेस यही रास्ता अपनाते हुए नजर आ रही है कि वो सामूहिक इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दे। तो अब विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखा है क्योंकि ये तमाम बातें निर्भर करती है वी नारायण स्वामी की बैठक के बाद, जब वो कैबिनेट बैठक के बाद फिर कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक करेंगे और फिर ये फैसला लेंगे कि आगे वो कौन सा बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हैं। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प स्थिति में पहुंच गई है पुडुचेरी की सियासत। आप भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहें, हम समय समय पर आपसे ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। ये बात पुडुचेरी की, जहां कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आ गई है। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। बात टूलकिट मामले की। ट्विटर टूलकिट कैंपेन मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार दिशा रवि की
करीबी मित्र और वकील निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट दस्तावेज में भारत को अस्थिर करने, सांस्कृतिक विरासत पर चोट करने और कुछ दूतावासों पर हमले की योजना थी। टूल किट के प्लान के मुताबिक ही चीजें अमल में लाई गई थी। पुलिस के मुताबिक वकील निकिता जैकब ने इस टूल किट को तैयार किया और इसमें उसके दोस्त शांतनु ने भी अहम भूमिका निभाई। और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम को पत्र लिखकर टूल किट को लेकर हुई मीटिंग के बारे में जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस बैठक में भाग लेने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने सर्च इंजन कंपनी गूगल से भी टूल किट मामले में जवाब मांगा है। टूल किट मामले पर दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीज़ें बात और क्लियर होंगी। जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा कि दिशा रवि को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिरफ्तार किया गया है। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। तो ये टूल किट मामला जिसको लेकर इतनी चर्चा है, आखिर क्या है ये टूल किट, ये समझने की कोशिश करते हैं। टूल किट दरअसल किसी बड़े मुद्दे को समझने के लिए ये ज़रूरत है कि टूल किट किसी मुद्दे को समझाने के लिए बनाया गया एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके किसी थ्योरी या विचारधारा को प्रैक्टिकल रूप में समझाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को सरल तरीके से लाने के लिए और ख़ासतौर पर किसी थ्योरी को या विचारधारा को किसी आंदोलन या कार्यक्रम को शुरू करने और फिर उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स इसमें तैयार किए जाते हैं, जिन्हें जिस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। और ये उस दस्तावेज में तमाम सारे और भी पॉइंट्स होते हैं। टूल किट उन्हीं लोगों तक पहुंचाया जाता है, साझा किया जाता है जिनके साथ में आंदोलन को बढ़ाने में मदद मिल सके। पहले जब आपको याद होगा, जब कोई रैली या कोई हड़ताल या फिर कोई आंदोलन होता था तब दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते थे और उस जमाने में वही टूल किट हुआ करता था। लेकिन बदलते वक्त में टूल किट अब जो है वो डिजिटल हो गया है। तो टूल किट में लोगों को कैंपेन सामग्री, न्यूज़ आर्टिकल्स की जानकारी दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि कैसे प्रदर्शन करना है, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ ही साथ इसमें जो एक पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक्शन पॉइंट्स दिए जाते हैं कि किस तरह से पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से आगे इसको लेकर के चलेंगे। तो फिलहाल टूल किट को समझने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अपने संवाददाता से भी बात करेंगे और खास मेहमान से भी बात करेंगे। हम जहाँ पे आए ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका महत्व मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। ये देखिए, ये लॉर्ड मिकी का बंगला था। मिकी तो एक कार्टून है ना बेटा, ये भी। ये देखिए, यही वो दीवार है जिसके सामने उनकी बीवी संवरती थी। दीवार का है और इस सीलिंग के नीचे अंग्रेजी पार्टियां हुआ करती थी। सीलिंग का? और यहाँ अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। ये खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। सच है, वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए।
9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और यहाँ इस टूल किट मामले की पूरी खबर पर और ज़्यादा तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे पहले आपके पास जाना चाहेंगे और इस मामले में अपडेट जानना चाहेंगे, किस तरह से दिल्ली पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, किस तरह से जो गिरफ्तारियां की जानी है उनके लिए धरपकड़ जो अभियान है वो किस तरह से चला रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस को ये जानकारी मिली थी जब निकिता के यहाँ पर दिल्ली पुलिस गई थी पकड़ने के लिए उनको, तो वो तो उस समय वहाँ नहीं मिली, लेकिन उनके 2 लैपटॉप और एक फ़ोन दिल्ली पुलिस को मिला है, जिससे ये जानकारी मिली कि एक मीटिंग जूम के थ्रू इन लोगों की हुई है। अब वो कितने लोग थे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो ये कहा था कि 60 से 70 लोग उस जूम मीटिंग में हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली कितने लोग थे, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए जूम को एक लेटर लिखा है और उस लेटर का इंतजार जो दिल्ली पुलिस है वो कर रही है। इसके साथ ही दिशा रवि के साथ लगातार जो पूछताछ है वो दिल्ली पुलिस की चल रही है, क्योंकि दिशा मुख्य जो एडिटर थी, क्योंकि जो टूल किट थी उसमें बदलाव दिशा ने किया था, तो दिशा एक महत्वपूर्ण कड़ी है और दिल्ली पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है रिमांड पर लेकर। आपको बता दें कि ये टूल किट बेसिकली एक गूगल डॉक्यूमेंट्स था जिसको ट्विटर पर शेयर किया गया था और गूगल डॉक्यूमेंट्स में तमाम तरह की जो जानकारियां थी कि कहां कहां प्रदर्शन होना है, किन किन लोगों को शामिल होना है प्रदर्शन में, किस तरीके से आपको पेश करना है अपने आप को, इसके साथ ही किस तरीके से सोशल मीडिया पे हैशटैग है उसका कैंपेन चलाना है, किस हैशटैग को कब कब ज़्यादा टॉप पे रखना है, ट्रेंड कराना है, तो ये पूरी जो जानकारी थी उसमें थी। इसके साथ साथ ही ये जो टूल किट था वो ये डायनेमिक टूल किट था। डायनेमिक टूल किट का मायने ये है कि इस टूल किट के साथ कई सारे लिंक भी शेयर किए गए थे और उन लिंकों में खालिस्तान समर्थक लोगों की साइटें थी, खालिस्तान समर्थक लोगों के विचार थे, खालिस्तान समर्थक लोगों जो भारत के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी करना चाहते हैं, किस तरह की अराजकता पैदा करना चाहते हैं, तो उस तरह के जो लिंक थे वो उसमें शामिल थे। इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो जूम मीटिंग हुई थी इन लोगों की, जिसमें खासतौर से शांतनु निकिता और जो दिशा रवि है वो उसमें शामिल थी, क्योंकि शांतनु की मुख्य भूमिका इसलिए थी कि बिल्कुल, और अन्य लोग कौन इसमें शामिल हैं ये दिल्ली पुलिस लगातार जानने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उसने जूम को पत्र भी लिखा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर साहब भी बने हुए हैं। शेखर जी, जिस तरह से इस टूल किट का इस्तेमाल किया गया देश को अस्थिर करने के लिए, बलवा फैलाना, दंगा कराना, सांस्कृतिक विरासत पर चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि जो दूतावास हैं उन पर हमले भी प्लान थे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? यानी कि ये एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली पुलिस ने अच्छा हुआ कि इसमें काफी चीजें इंटरवीन की, अदरवाइज ये अगर आगे चल करके कहीं मूर्त रूप धारण करती तो बहुत स्थिति खराब हो सकती थी। बिल्कुल निखिल जी, पहले हमें समझना होगा ये टूल किट ऐसा चीज नहीं है जिसको अभी जो जिस तरह विदेश के कुछ एक्टिविस्ट भी कह रहे हैं या हमारे देश में भी विदेश नेता भी कह, मतलब अपोजिशन नेता भी यही कह रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट है, ये पहले पैम्पलेट होता था, ये आजकल पैम्पलेट पोस्टर की जगह सोशल मीडिया में। लेकिन सवाल है, देखिए ये सारी चीजें हम इसको सोच सकते हैं अगर 26 जनवरी जो ना होता, वो घटना ना होता, जो रिपब्लिक डे के दिन में जो घटना हुई, जिस तरह हिंसा हमने देखा, जिस तरह रेड फोर्ट पे आक्रमण किया गया, जिस तरह भारतीय जनता झंडा को उतरा गया, ये सारी चीजें आप कंसिडर करेंगे तब इसकी गंभीरता पे आपको समझ आएगा। और दूसरी चीज, जब अभी आपके कॉरेस्पोंडेंट बता रहे थे कि कैसे क्या हैशटैग यूज करना, अभी जो खुलासा हो रहा है कि ऐसी हैशटैग थे कि भाई किसानों की नरसंहार हो रहा है, मैसेकर हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रकार से एक झूठ फैला के, भ्रम फैला के एक भारत
भारत के जो चुनी हुई सरकार और भारत की जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक प्रकार से सवाल खड़ा करना, और साथ में जो जूम मीटिंग की आज बात हो रही है, जनवरी 11 जूम मीटिंग, इसमें कौन कौन शामिल थे? एक नाम जो सामने आ रहा है कि ओ दालीवाल, जो खालिस्तान संगठन से जुड़े हुए हैं या खालिस्तान के लिए प्रचार करते हैं, और साथ में एक दूसरा नाम भी आ रहा है, कोई पीटर फेडरिक है, इनका नाम आईएसआई कनेक्शन को लेकर हमारी जांच एजेंसी पहले भी पर डोसियर रखे हैं। तो ये सारी चीजें जब जा रही है, बात नहीं है कि केवल एक 22 साल की एक महिला को पकड़ लिया है, वो बात नहीं है। बात है कि क्या क्या इसमें पीछे क्या है, जी कितनी संवेदनशील बच्चा है, ये इनकी आखिर मकसद क्या है। तो ये चीजें जब पुलिस कर रही है, तो पुलिस को जो जो कदम लेना है वो कर रहे हैं, और ये तो टेक्निकल सर्वेलेंस से हुआ है, ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है जी। इसमें मुझे नहीं लगता कि दिशा रवि के बारे में दिल्ली पुलिस को कोई पहले कोई जानकारी थी या नहीं। जैसे खुलासा होने लगा, जैसे इन्होंने व्हाट्सएप को इन्वेस्टिगेट किया, और ये सारी चीजें भी एक दूसरी एंगल है। देखिए, जो स्वीडन के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने पहले ये सारी चीजों को डाल दिया था जी, फिर उसको डिलीट किया। अभी एक खुलासा हो रहा है व्हाट्सएप में, वो डालने उनके पास ये डॉक्यूमेंट भेजे गए और उनको कहा भी गया भी इसको डिलीट कर दो जी। तो ये सारी चीजें जो है संदेह पैदा करता है कि उद्देश्य क्या है जी। ये अगर हिंसा फैलाने की काम है कि देश भर में हिंसा हो, किसान के नाम पे एक बड़ा ऐसे एक वायलेंट ये कर दो ताकि सरकार घर घर में आ जाए या सरकार को तकलीफ कर दे और आम जनता के बीच में भी ऐसा कंफ्यूजन कर दो, अगर ये उद्देश्य है तो इसका मतलब है ये बहुत गंभीर है। और सरकार को बिल्कुल, सरकार की दायित्व है, पुलिस का भी दायित्व है कि इस चीजों के पूरा इसको इन्वेस्टिगेट करे और इसके पीछे कौन है। क्योंकि आज अगर दिशा रवि को अरेस्ट किया गया, इसका मतलब है कि दिशा रवि के पीछे भी कौन हैंडलर्स थे जी। ये हैंडलर्स किस टाइप के हैंडलर्स थे? क्या हमारी देश के विरोध जो ताकतें उनकी हैंडल क्यों उनकी कब्जे में आ गए थे, उनकी इन्फ्लुएंस में आ गए थे? ये सारी चीजें देखिए, जब तक खुलासा नहीं होता तब हम समझ नहीं पाएंगे इस कॉन्स्पिरेसी एंगल का। जी बिल्कुल, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है बिल्कुल शेखर अय्यर साहब। और जिस तरह से आपने कहा कि इसके पीछे मकसद क्या है ये पता लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब बात देश को अस्थिर करने की हो, बात दंगा फैलाने की हो, जब सरकार अस्थिर करने की बात हो और राष्ट्र के खिलाफ एक तरह से कहीं ना कहीं युद्ध छेड़ने जैसी बात सामने आए, तो ये निश्चित तौर पर इसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि जिस भी तरह से अगर कोई पुलिस या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, दिशा रवि को लेकर के ही कितने सारे विरोधी बयान एक लगातार एक के बाद एक लोगों के नजर आने लगे। क्यों इस तरह से सामने आते हैं लोग जब कहीं देश की सुरक्षा से, उसकी अस्मिता से, आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को खराब करने की बात सामने आ रही है, किस तरह से एक विरोध करने की, विरोध के लिए विरोध की राजनीति शुरू हो जाती है? देखिए, केवल दिशा के उम्र को लेकर, वो 22 साल की है, बच्ची है और इसीलिए क्यों कार्रवाई की गई, मुझे लगता है ये थोड़ा मिसप्लेस्ड सिंपैथीज है कि पहले हमें समझना चाहिए दिल्ली पुलिस अगर इस मामले में जांच कर रही है, कुछ तो सुराग मिलने पर आगे बढ़ रही है। और हम सब जानते हैं कि कोई एक 22 साल महिला से ये सब कुछ नहीं कर सकती, इसमें कई लोग शामिल होंगे। जैसे कुछ 2 नाम आ गए जो अभी एंटिसिपेटरी बेल के लिए मुंबई हाई कोर्ट में भी मूव किए हैं। तो देखिए, इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं। नहीं तो इस तरह एक जनवरी 26 जैसा घटना, जिस तरह रेड फोर्ट पे किया गया जी, और जिस तरह ऐसे ही, और उसी के साथ साथ जो प्लानिंग की गई, भाई ऐसा ट्वीट होना चाहिए, बड़े हस्तियों को, जो विदेश हस्तियां हैं जिनको हमारे भारतीय किसान के बारे में या कृषि के बारे में एबीसीडी पता नहीं है जी, हमारी भारत में क्या समस्या है कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ पता नहीं है, लेकिन केवल कोई पीआर एजेंसीज हैं, किसने ये पीआर एजेंसी को पैसे दिया इन सेलिब्रिटी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं ये बड़े हस्तियां जो है, सेलिब्रिटीज हैं, वो बिना पैसा ये सब नहीं करते हैं जी। तो जैसा कोई एड कैंपेन है, इस तरह इन्होंने इसका ट्वीट भी कर दिया। तो ये सब कौन कर रहा है? अगर इतना खर्चा हो रहा है तो कौन खर्चा कर रहा है? अच्छा, जूम मीटिंग हो रही है, फिर जूम मीटिंग की पूरा देखिए, जो चीजें बिल्कुल टूल किट डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, जब तक आपकी डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीसफुल नेचर की हो, शांतिपूर्वक हो, हमारी आप करिए, कोई बात नहीं, इतनी टूल किट तो चल रहा है। लेकिन सवाल है जब हिंसा हो गई है जी, और हिंसा के पीछे एक षड्यंत्र है, ऐसा नहीं है कि कोई लोग आगे
बस बॉर्डर तोड़ के आ गए और किसान के नाम पे आके चढ़ गए अपने रेड फोर्ट पे। जी ऐसी नहीं है, ये इतनी सिंपल नहीं है। जी। देखिए, जब चीज सिंपल नहीं है, केवल क्योंकि सरकार के खिलाफ है तो भाई हम भी सरकार के खिलाफ है, इसीलिए विपक्ष पार्टी सारे इनको सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है ये समझ नहीं पा रहे, इसमें ज्यादा डेंजर है। जी बिल्कुल, ये समझने की जरूरत है। आप पूरे कॉन्स्पिरेसी को ये नहीं करेंगे, उससे पहले कुछ कहना ठीक नहीं है। देखिए, हमारे कानून व्यवस्था है जी। अगर दिशा रवि बिल्कुल निर्दोष है तो वो कोर्ट में तय हो जाएगा कि वो गलत है, तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि चीजें तो दिल्ली। अच्छा शेखर साहब, आप किस तरह से ग्रेटा थनबर्ग है कि इन्वेस्टिगेट करना है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज ही पर हम ये सोच रहे हैं कि ये निर्दोष है और ये दोष है, पुलिस गलत काम कर रहे हैं, मुझे लगता है इस समय हमें सबको जी रूलिंग पार्टी एक छोटा सा वो कोई सिविल लिबर्टीज एक्टिव, इनको पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, अपना काम करें, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा फाइनली कोर्ट में पेश होगा। जी एक छोटा सा बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे शेखर साहब। ऐसा नहीं है कि एक इश्यू शुरू हो गया बस, क्योंकि देखिए जो चीजें साथ में शेखर सर आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं। गया वो सारे इश्यूज किसान के नहीं है। कई क्लाइमेट चीज जुड़ गया, कोई और कुछ चीजें जुड़ गई, फिर सीएए भी आ गया इसमें। भाई सीएए और किसान का क्या लेना देना है? जी जी जी, चलिए ये बहस जो है और ये बहुत लंबी भी हो सकती है, इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बाकी है। ग्रेटा थनबर्ग के भूमिका से लेकर के, जिस तरह से आपने कहा मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के, इसमें तमाम सारा जो फॉरेन फंडिंग है उससे लेकर के और भी बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आपसे आगे के कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया शेखर अय्यर साहब इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेल देव की जयंती समारोह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बहराइच में बनने वाले सुहेल देव स्मारक का भी शिलान्यास किया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, आध्यात्म और संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन, तीर्थाटन दोनों का मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट, इसका विकास किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक यूपी में सिर्फ 14 मेडिकल कॉलेजेस थे, जो आज बढ़कर 24 हो गए हैं और वहीं 22 और नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे,
जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। तो पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा, साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने लगा भी है। कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का भ्रम फैलाया गया, प्रचार किया गया। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले वो देशी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने गन्ना किसानों, चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के संदेश को भी लोगों को पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने चादर के साथ एक संदेश भी दिया है। उस संदेश में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स में के उपलक्ष्य में दुनिया भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। ये वार्षिक उत्सव कौमी एकता, भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। और ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी और नियंत्रण के लिए उचित व्यवस्था बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या आप इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा है कि काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि याचिका में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म में लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं जो सामाजिक और नैतिक मानदंडों के मुताबिक खरे नहीं उतरते। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, किस तरह से इस पूरी खबर को समझा जाए? केंद्र से पूछा है कोर्ट ने कि क्या वो इसको लेकर गंभीर है? OTT प्लेटफॉर्म किस तरह से काम कर रहा है और क्या शिकायत है इस पर? जी निखिल, यहाँ पर जो याचिका दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक की जो व्यवस्था है वो ये है कि करीब 15 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्होंने खुद ये कहा कि हम स्वनियंत्रण करेंगे और वो इसी नीति को अपना रहे हैं अब तक। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो पूरी स्वनियंत्रण का जो कॉन्सेप्ट है वो कामयाब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक चीजें इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाती हैं जिनकी आमतौर पर CBFC या फिर आप जो केबल टीवी के थ्रू दिखाए जाने वाले चैनल हैं उन पर इसकी अनुमति नहीं होती ऐसे कंटेंट की। तो साफ है कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, और इसीलिए याचिकाकर्ता ने ये पूरी जो दलीलें थी वो रखी। अब कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या सरकार इसको लेकर के किसी नीति पर काम कर रही है। अगर वो रेगुलेशन का कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है तो जाहिर है कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन आज यहाँ पर कोर्ट इस बात पर सहमत हो गया कि जो ग्राउंड्स बताए गए हैं पिटीशन में वो उनको कोर्ट देखना चाहता है,
और अब सब कुछ निर्भर करेगा केंद्र सरकार के जो भी जवाब आते हैं उसके ऊपर, कि अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए क्योंकि एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, तो कोर्ट शायद इस मामले की सुनवाई को टाल दे उतने समय तक के लिए। लेकिन एक चीज जरूर साफ है निखिल यहाँ पर कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए मैकेनिज्म आने वाला है। वक्त कितना लगेगा ये अभी तय हो पाएगा, जो केंद्र अपने जवाब में कहता है। लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में एक रेगुलेशन मैकेनिज्म जरूर होगा, क्योंकि अगर कोई मैकेनिज्म नहीं पाया गया तो कोर्ट इस बीच में कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। वरना ये साफ है कि सरकार अगर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई मैकेनिज्म ला रही है तो उसके बारे में भी जानकारी कोर्ट को अगली सुनवाई तक दे दी जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है और सरकार का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि वो इस पर काम कर रही है। और चमोली आपदा में मरने वालों की मध्य प्रदेश की बात कर दें। मध्य प्रदेश सीधी में हुई बस दुर्घटना में 35 शव बरामद हो गए हैं, ये ब्रेकिंग खबर मिल रही है। आज सुबह बाणसागर नहर में बस गिरी थी और यात्रियों से भरी हुई बस थी, 54 यात्री कम से कम इसमें सवार थे और अब तक इस दुर्घटना में 35 शव बरामद हो चुके हैं। हमने आपको खबर दी थी, हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी थी कि 35 शव अब तक बरामद हो चुके हैं और आज सुबह बाणसागर नहर में यात्रियों से खचाखच भरी हुई बस गिर गई थी अनियंत्रित होने की वजह से। और मध्य प्रदेश के सीधी में ये बस दुर्घटना हुई है। जिस तरह से हमने आपको बताया है कि ये जो नहर है, ये बाणसागर नहर, ये बहुत गहरी थी, बस पूरी की पूरी पानी में डूब गई थी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। 35 यात्रियों के शव अब तक इसमें बरामद किए जा चुके हैं। और बात करते हैं चमोली आपदा की, जिसमें मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। तपोवन टनल से 2 शव NDRF की टीम को खोज के दौरान बरामद हुए हैं। इसके साथ ही लापता लोगों की संख्या 146 हो गई है। शवों में से 29 की शिनाख्त हो गई है। दूसरी ओर प्रभावित परिवारों को गृह अनुदान सहायता राशि का वितरण जारी है। चिकित्सक दलों के माध्यम से अब तक 1200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। वहीं रैनी गांव को जोड़ने के लिए सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया है ताकि रोड से कट चुके गांव मुख्य धारा से जुड़ सकें। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा और मलबे को हटाने का काम 3-4 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अंतिम व्यक्ति को खोजने तक तलाशी का अभियान जारी रहेगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ, तपोवन, रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसके खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे। और सांसद फंड से पैसा PM केयर फंड में ट्रांसफर किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सांसद फंड स्थानीय क्षेत्र के लिए होता है और उस पैसे को किसी और फंड में ट्रांसफर करना गैर कानूनी है। इससे इलाके के लोगों को नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया कि पैसे का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए इसको दूसरे फंड में ट्रांसफर किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए दिनेश भाई जेमल भाई प्रजापति और राम भाई मोकरिया के नामों की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस के अहमद पटेल और भाजपा के अभय भारद्वाज के निधन के बाद दोनों सीटें खाली हो गई हैं। दोनों सीटों के लिए 1 मार्च को मतदान होगा। और देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज से सभी टोल प्लाजास पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही अब टोल पर नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि ये व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी भी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना पड़ेगा।
यात्री मंत्रालय ने M और S 2 श्रेणी के वाहनों में इस वर्ष 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। M श्रेणी में यात्री वाहनों को रखा गया, जबकि N श्रेणी में माल ढुलाई वाले वाहन हैं। ऐसे वाहनों में कुछ व्यक्ति भी यात्रा कर सकते हैं। और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निर्देश दिया है कि टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने और दूरसंचार उपभोक्ताओं को परेशान करने की शिकायतों पर संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई करें। उत्पीड़न के मामलों में अवांछित संदेश और कॉल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी और आम आदमी की गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए दूरसंचार संसाधनों का उपयोग भी किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त और ठोस कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें मोबाइल फोन पर अनचाहे संदेशों पर उपभोक्ताओं की बढ़ती चिंता और परेशानी दूर करने, SMS के माध्यम से बार बार उत्पीड़न करने, धोखाधड़ी वाले ऋण लेन देन का वादा और सभी डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। और भारत के द्वारा वैक्सीन मैत्री के तहत पड़ोसी और मित्र देशों को कोरोना टीका दिए जाने का काम लगातार जारी है और इस कड़ी में भारत ने अपने कैरिबियाई मित्र डोमिनिक गणराज्य को 20,000 कोरोना टीकों की खेप भेजी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि कोरोना टीकों की खेप मिलने के बाद डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुई अबिनाडेर और उपराष्ट्रपति राकेल पिना ने कोविशील्ड टीकों की पहली खेप भेजने का भारत का आभार जताया है। और बात करते हैं खेल जगत की खबरों को, और इसको जानने के लिए सीधे रुख करेंगे तो खबरें खेल के मैदान से, और रुख करेंगे अपनी सहयोगी सुचित्रा का। सुचित्रा, क्या खास बताएंगी आज आप खेल के जगत से? जी बिल्कुल निखिल, आज चर्चा है भारत की रिकॉर्ड जीत की। भारत ने चेन्नई टेस्ट 317 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। आज मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 482 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी दूसरी पारी में 164 रन पर ढेर हो गई। आज इंग्लैंड ने अपने तीसरे दिन के स्कोर 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू किया। इंग्लैंड का चौथा विकेट डैन लॉरेंस के रूप में सामने आया, जिन्हें आर अश्विन ने 26 रन पर चलता किया। बेन स्टोक्स भी 8 रन बनाकर अश्विन का ही शिकार बने। 33 के स्कोर पर जो रूट को आउट कर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड की मैच बचाने की राह बंद कर दी। भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 5 और आर अश्विन ने 3 विकेट लिए। इससे पहले खेल के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 286 रन बनाए थे। मैच में 8 विकेट लेने वाले और शतक लगाने वाले आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इस मैच पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे खेल संवाददाता गौरव जी। गौरव, एक रिकॉर्ड जीत भारत के लिए, और खास इसलिए भी हो जाती है कि चेन्नई में ही पहले टेस्ट में जिस तरह से हारे थे, अब ये दूसरा टेस्ट चेन्नई में ही जीते हैं, तो भारतीय टीम ने एक शानदार वापसी की है सीरीज में। बिल्कुल सुचित्रा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह का टीम ने खेल दिखाया था, अब पहले दिन से अगर उठा के देखें तो टीम जो थी वो शुरुआत से ही इंग्लैंड पर हावी रही, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी रही हो। और ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जो टीम ने पहला मैच हारा, टीम अगर पहले मैच को देखें तो पहला मैच में टीम के लिए ऐसा नहीं था कि कोई टीम का पहला सेशन खराब गया रहा हो या पहला कोई दिन खराब गया रहा हो। वो पूरा टेस्ट मैच जो था वो टीम का खराब था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं टीम ने वर्कआउट किया, टीम ने समझा कि अब ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, अब अपने ही देश में खेलना है और इसकी कंडीशंस के हिसाब से ही अब अपने आप को उतारना होगा। इसलिए टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, 3 चेंजेस जरूर हुए, और उन चेंजेस के बल पर टीम ने ये जो आज विक्ट्री हुई है, ये एक बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि इस विक्ट्री का असर जो है वो अब सीधे सीधे अब जब अहमदाबाद में जब टीम अगला मैच खेलेगी तो उस पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा, और टीम का जो मोराल है वो हाई होगा। क्योंकि 317 रन की जीत जो है वो काफ़ी बड़ी जीत होती है, और ये कहना चाहिए कि टीम भारत ने रनों के लिहाज से भी जो है वो काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। सुचित्रा, बिल्कुल गौरव, अगर बात करें आर अश्विन की, आर अश्विन का जो प्रदर्शन रहा इस मैच में एक ऑलराउंड प्रदर्शन रहा। ऑलराउंडर्स की उस सूची में वो शामिल हो गए जहां पर दिग्गज ऑलराउंडर्स का नाम है। मैच में 8 विकेट भी लिए, शतक भी लगाया, तो कह सकते हैं कि ये मैच एक तरह से आर अश्विन के नाम रहा।
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो शुरुआत आपको दिया रोहित शर्मा ने, क्योंकि एक समय आप भी 3 विकेट अपनी गंवा चुके थे। अगर इसी टेस्ट मैच को उठा के देखें तो एक समय आप 3 विकेट अपनी गिरा चुके थे और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बॉलर्स जो थे वो आप पे प्रेशर बनाने के लिए सामने थे। तो उस परिस्थिति के बीच में आपको रोहित शर्मा ने 161 रन की पारी खेल करके पहले ही दिन जो था स्कोर को 300 तक पहुंचा दिया, जिसके बल पर आपने जो पहली पारी जो हुई वो दूसरे दिन आपकी 329 रन आप बना पाए। तो और उसके बाद फिर गेंदबाजों का रोल आया। गेंदबाजों ने उसमें आर अश्विन जो थे उन्होंने कमाल दिखाया। इसके अलावा जो साथी जो उनके थे उन्होंने भी एक बेहतर साथ दिया, जिसके चलते इंग्लैंड जो थी वो 134 रन पर सिमट गई जी। और इसी का जो दबाव था वो अगली पारियों में दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वैसे बहुत बेहतर किया है अश्विन ने, और कहना चाहिए कि एक ऐसे समय पे उन्होंने अपनी शतकीय पारी खेली जबकि पिच को लेकर के काफ़ी सारी चर्चा हो रही थी कि ये पिच जो है वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से नहीं है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो ये एक पूरी टीम वर्क की जीत रही। बिल्कुल टीम वर्क की जीत रही। वहीं रनों के लिहाज से ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी जीत है। तो अब जब पिंक बॉल टेस्ट की तैयारी करेगी टीम तो एक बड़ा मोरल बूस्टर रहेगा, क्योंकि एक तो आपने मैच जीता, लेकिन एक जब आप रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हैं 317 रन से कोई मैच जीतना, तो उससे एक अलग ही आत्मविश्वास आता है टीम में। जाहिर तौर पर विश्वास बहुत आता है, क्योंकि जीत आपका हमेशा जो है वो मोरल हाई करती है। लेकिन अब अगर तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो वो टेस्ट मैच जो है डे नाइट है, और डे नाइट जो है वो पिंक बॉल से खेला जाएगा। और पिंक बॉल से अभी तक भारत ने जो है वो केवल एक टेस्ट मैच खेला है, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ कलकत्ता में खेला था। लेकिन अब जो है आपका अहमदाबाद में आपको टेस्ट मैच जो है वो खेलना है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने डे नाइट टेस्ट काफ़ी खेले हुए हैं भारत की तुलना में। और आपको बता दूं कि सुचित्रा कि इस मैच में आपके इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन और जोफ्रा आर्चर भी नहीं थे। तो जहां तक अगले टेस्ट मैच की बात है तो उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों गेंदबाज जो हैं वो टीम में, इंग्लैंड की टीम में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अगला टेस्ट मैच होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा कि भारत को कहीं ना कहीं पिंक बॉल से खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं कम है। और पिंक बॉल में अक्सर क्या होता है कि जब दिन ढलता है और शाम होती है तो उस वक्त के जो बॉल जो स्विंग करती है और बॉल जो टर्न लेती है वो एक अलग तरह का टर्न रहता है। तो उसमें चुनौतियां जो होंगी वो जाहिर तौर पर अलग होंगी। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी जीत मिली है, क्योंकि आप पहले टेस्ट में आप हार गए थे तो आप उसमें काफ़ी डाउन दिख रहे थे। लेकिन इसी के साथ ही जब आपने दूसरे टेस्ट में जब इतनी ज़बरदस्त रूप से वापसी करते हैं और 317 रन की एक बड़ी जीत हासिल करते हैं तो जाहिर तौर पर आपका जो मोराल होता है वो काफ़ी बूस्टअप होता है। जी बिल्कुल गौरव, पिंक बॉल टेस्ट की जमकर तैयारी करेगी टीम इंडिया, लेकिन फिलहाल वक्त है इस शानदार जीत का जश्न मनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं निखिल के पास। बहुत शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए और भारत की जीत है उस पर इतनी शानदार बातचीत करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए सूचीबद्ध किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान में कहा गया है कि एस्ट्राजेनेका, SKBO और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पैनल द्वारा टीके पर अंतरिम सिफारिशें प्रदान करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा लिस्टिंग के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 8 से 12 सप्ताह के अंतराल के साथ 2 खुराक सभी वयस्कों को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट वाले देशों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की समीक्षा में पाया गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सुरक्षा के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है। WHO gave emergency use listing to 2 versions of the Oxford AstraZeneca vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX. One of the vaccines is produced by SK Bio in the Republic of Korea, and the other is produced by the Serum Institute of India. और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की।
तो बसंती उत्सव में डूब रहा है पूरा देश, क्योंकि आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ। बसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है और इस दिन विद्यार्थी, लेखक, कलाकार देवी सरस्वती की उपासना करते हैं। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। स्कूलों में इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, क्योंकि ये धन और लक्ष्मी दोनों के विषय में ज्ञान की एक गंगा बहाने के लिए जो साधक है उसका इस्तेमाल करते हैं। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में आज लोग सुबह से गंगा स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। वाराणसी में इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज बाबा विश्वनाथ का तिलकोत्सव भी होता है, तो दो कार्यक्रम एक साथ हैं, तो इसलिए इसका विशेष महत्व काशी के लोगों के लिए है। और बसंत पंचमी के मौके पर हरिद्वार की हर की पैड़ी पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। इस साल हरिद्वार में कुंभ पर्व का स्नान भी है। और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार मंगलवार 18 मई को सुबह 4:15 पर खुलेंगे। वहीं तेल कलश यानी कि गाड़ू घड़ा यात्रा 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है। वसंत पंचमी के मौके पर आयोजित समारोह में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय की गई। तो मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। Countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor. We must march forward and forward till victory is achieved and freedom won. Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. As the day unfolds and news and events take shape, we get you complete coverage of every news breaking in, tracking new developments as they happen. Midday Prime English, Monday to Friday, 2 p.m. on DD India. Your window to rising India. India's voice on global platforms.